Hello students, welcome to your online class. In the last lecture, I told you about spontaneity. There were two conditions for a reaction or a process to be spontaneous. Firstly, it should be in the minimum energy state, and secondly, maximum randomness. So with the randomness, another thermodynamic quantity came into existence, that is entropy. Entropy is nothing but the degree of disorder or randomness in a system, right? It is denoted by sign S, and mathematically it is delta S is equals to Q reversible upon T. You must have seen this the same expression for heat capacity, but there is a slight change, that this T is the temperature at which the heat is provided to the system in a reversible reaction or the process. But in the heat capacity, we saw that this T was delta T, that is the change in temperature. Heat capacity was the heat required to raise the temperature of the system by 1 degree, right? तो हीट कैपेसिटी में हम डेल्टा टी लेते हैं, यानी कि चेंज जितना आया आपका हीट प्रोवाइड कराने के बाद कितना चेंज आया टेम्परेचर में. बट हेयर दिस इज द टेम्परेचर एट विच द heat is provided to the system in a reversible reaction. From this expression, you can conclude that if temperature increases, then change in the entropy, yani change delta S will be small, because delta S and T are inversely proportional to each other. How is this related? Let us consider we have a system A and B. We have these two system, right? A सिस्टम का टेम्परेचर आपने B से ज़्यादा रखा है. सपोज इसका 100 डिग्री है और इसका 80 डिग्री है. तो अगर इसका टेम्परेचर पहले ही 100 डिग्री है, यानी कि टेम्परेचर पहले ही हाई रखा है आपने, तो अगर टेम्परेचर हाई है तो जो पार्टिकल्स होंगे वो डिसऑर्डर में होंगे, रैंडम मतलब मोशन में होंगे. तो यानी मोशन में होंगे तो यानी कि उसमें डिसऑर्डर भी ज़्यादा होगा, क्योंकि वो पहले से ही हाई टेम्परेचर पे है. लेकिन जब आप उसको और हीट प्रोवाइड कराएंगे, राइट, आपने और हीट प्रोवाइड कराई, तो जो पार्टिकल्स है उनके बीच में मोशन इंक्रीज हुआ और रैंडमनेस भी इंक्रीज होगी. लेकिन क्योंकि उसमें पहले से ही डिसऑर्डर और रैंडमनेस ज़्यादा थी, तो जो इंक्रीज हुआ आपके पास रैंडमनेस, यानी कि एंट्रोपी में जो इंक्रीज हुआ वो बी से कम होगा, क्योंकि बी पहले लो टेम्परेचर पे था. लो टेम्परेचर पे था यानी कि उसमें रैंडमनेस कम थी, उसकी एंट्रोपी कम थी. जो पार्टिकल्स था वो इतने ज़्यादा डिसऑर्डर में नहीं थे. तो जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज कराया तो उसके पार्टिकल्स और उसके, अगर आपने कोई गैस ली है, उसके गैस मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा रैंडम मोशन में आएंगे और डिसऑर्डर इंक्रीज होगा, और डिसऑर्डर इंक्रीज होगा तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी. तो इनिशियली बी के केस में जब आपने टेम्परेचर कम रखा था, जिस सिस्टम का आपने टेम्परेचर कम रखा था, उस केस में इनिशियली जो आपके पास एंट्रोपी थी वो, और जो आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तब जो आपके पास एंट्रोपी आएगी, उन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस आएगा, राइट. तो इसीलिए आपके पास डेल्टा एस, यानी कि जो चेंज इन एंट्रोपी आएगा वो ज़्यादा होगा अगर टेम्परेचर कम होगा. अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो डेल्टा एस विल बी लेस. डेल्टा एस का मतलब चेंज है आपके पास, राइट. सिर्फ एंट्रोपी किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे या किसी पर्टिकुलर टाइम पे हम नहीं ले रहे हैं, ये चेंज है. आपके पास कितना चेंज आया इनिशियली एंट्रोपी में, और जब आपने उसको हीट प्रोवाइड कराई तो उस वक्त क्या उसके पास एंट्रोपी थी, उसका चेंज है ये. तो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो उस केस में क्या होगा, टोटल एंट्रोपी विल बी एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, और ये ग्रेटर देन ज़ीरो होगी, यानी कि टोटल एंट्रोपी विल बी ग्रेटर देन ज़ीरो. और इक्विलिब्रियम मतलब जब आपके पास जितनी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है उतनी ही वो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो रही है, तो ऐसे केस में एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी विल बी ज़ीरो,
राइट। जितना प्रोसेस आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुआ उतना ही वो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो रहा है। तो इसके साथ कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी के साथ आपके पास सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेज इन अ कोर्स ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो अगर आपके पास कोई रिएक्शन, टोटल रिएक्शन, अगर टोटल एंट्रोपी किसी रिएक्शन के आपके पास सिस्टम प्लस सराउंडिंग था, तो अगर हम इसको लार्ज स्केल में लें तो आपके पास चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स आ जाएगा। यानी अगर आप इसको मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देख रहे हैं, लार्ज स्केल पे देख रहे हैं, तो हर सिस्टम का एक सराउंडिंग होगा, और उसको अगर आप यूनिवर्स के लेवल पे देख रहे हैं तो टोटल एंट्रोपी आपके पास जो होगी वो भी ग्रेटर देन 0 होगी। राइट, दिस इज योर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके साथ आपके पास एक टर्म आती है गिब्स एनर्जी। कई जगह पे ये गिब्स फ्री एनर्जी भी लिखा होता है, तो बोथ द टर्म्स आर सेम, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो गिब्स एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आपके पास सिस्टम के पास अवेलेबल होगी, विच इज़ कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। रिमेंबर, यूजफुल वर्क, ये जो टर्म यूज हो रही है इसका मतलब क्या है? यूजफुल वर्क मतलब अगर आपके पास कोई रिएक्शन थी सपोज, तो उसमें जो आपके पास कोई डिज़ायर्ड प्रोडक्ट, आपने 2 रिएक्टेंट लिए, उसका एक डिज़ायर्ड आपके पास प्रोडक्ट आ गए। सपोज ए एंड बी आपने कोई प्रोडक्ट लिए, रिएक्टेंट लिया, तो आपके पास आपको सी एक प्रोडक्ट चाहिए था, लेकिन उसके साथ में आपके पास H2O या हाइड्रोजन गैस कई बार रिलीज हो जाती है, यानी साइड प्रोडक्ट्स आपके पास बन जाते हैं, लेकिन आपका डिज़ायर्ड प्रोडक्ट तो सी था। तो जो एनर्जी आपका इस रिएक्शन में लगी सी को बनाने के लिए, क्योंकि आपके पास वो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है, तो दैट इज़ योर यूजफुल वर्क। जो एनर्जी ये एक्स्ट्रा चीज़ों बनाने में के लिए लगी, जो साइड प्रोडक्ट्स आपके बन गए उनके लिए जो लगी, वो एनर्जी हम इसमें नहीं लेते हैं, क्योंकि हम सिर्फ यूजफुल वर्क, यानी कि जो हमें डिज़ायर्ड काम था हमारा कोई भी किसी भी रिएक्शन में या किसी भी प्रोसेस में, दैट इज़ ओनली टेकन इनटू द कंसिडरेशन। तो मैथमेटिकली हम इसको एक्सप्रेस करते हैं G इज इक्वल्स टू H माइनस TS। G मीन्स गिब्स एनर्जी, H एंथैल्पी, T इज द टेम्परेचर एंड S इज द एंट्रोपी। राइट, अब ये थर्मोडायनेमिक्स में कोई भी क्वांटिटी तब सिग्निफिकेंट होती है जब आप उसमें चेंज दिखाते हैं, चाहे वो एंथैल्पी हो, एंट्रोपी हो, इंटरनल एनर्जी हो या गिब्स एनर्जी हो। तो ये एक्सप्रेशन तभी सिग्निफिकेंट बनेगा जब आप इसमें चेंज दिखाएंगे। इनिशियल स्टेज पे क्या था, फाइनल स्टेज पे क्या बन गया, उनके बीच का जो चेंज है वो। तो ये चेंज दिखाने के लिए we will use delta, right? Delta G is equals to delta H minus delta TS। अब ये जैसे आपने मैथमेटिक्स में डिफ्रेंसिएशन करते हैं वैसे ही अब कुछ बच्चों ने पूछा था कि हमें नहीं करवाया डिफ्रेंसिएशन, तो मैं आपको बेसिक आइडिया बताती हूँ, बेसिक फार्मूला जो आपके पास प्रोडक्ट रूल। अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट है ना T और S का, तो आप क्या करेंगे, इसे फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, इसे सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड, अब ये फर्स्ट था ये सेकेंड था, आपने इसको एज सच रखा, डिफ्रेंशिएट किया उसको, अब यहाँ पे हम डेल्टा साइन ले रहे हैं इसका, ठीक है। तो प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन को वैसे ही रखा, एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, तो टी डेल्टा टी। तो ये आपके पास प्रोडक्ट रूल है जो आप डिफ्रेंसिएशन के लिए यूज़ करते हैं। अब ये डेल्टा की जगह आप डिफ्रेंसिएशन में डी साइन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डेल्टा ले रहे हैं क्योंकि हम चेंज डिनोट कर रहे हैं। तो इसी एक्सप्रेशन से हम यहाँ पर ये माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस था, ठीक है, दोनों टर्म्स इसलिए माइनस की हो गई। तो यही फार्मूला यूज़ करके आपके पास यहाँ पर आ गया टी डेल्टा एस माइनस एस डेल्टा टी। अब अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं तो चेंज इन टेम्परेचर तो कोई चेंज ही नहीं होगा, तो डेल्टा टी विल बी ज़ीरो। तो दिस एक्सप्रेशन विल रिड्यूस टू डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। दिस टर्म will become 0 because delta G is equals to 0। तो इस डेल्टा G से बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स निकाले जा सकते हैं। फर्स्टली अबाउट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन, अगर G आपके पास नेगेटिव आता है, राइट, इस एक्सप्रेशन से अगर टोटल आपके पास जब G आएगा, डेल्टा G आएगा,
तो अगर वो नेगेटिव आए तो दैट रिएक्शन और द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। बट इन केस अगर डेल्टा जी आपके पास पॉजिटिव आए तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर ज़ीरो आ गया तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, राइट। तो अब डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम, अब जब इक्विलिब्रियम स्टेट है तो आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी होगा। किसी रिएक्शन को ए और बी रिएक्शन है, आपके पास सी और डी प्रोडक्ट बन गए, तो इस रिएक्शन का एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब डेल्टा जी आर ये आपका डिनोट कर रहा है गिब्स एनर्जी चेंज ऑफ अ रिएक्शन, आर मतलब रिएक्शन, किसी रिएक्शन का, और डेल्टा जी आर नॉट, ये साइन जो लगा है ऊपर आपके पास इसे कहते हैं नॉट, डेल्टा जी आर नॉट। यानी इसका जहाँ पर ये साइन आ गया इसका मतलब कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में थे, ठीक है। कोई भी आपके पास रिएक्शन है, अब यही ए प्लस बी और सी आपके पास सी और डी आपके पास प्रोडक्ट बने, तो अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपने स्टैंडर्ड स्टेट्स में है, स्टैंडर्ड स्टेट्स का मतलब जिस स्टेट में वो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, अब ऑक्सीजन है तो वो गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट कर रही है, वाटर है वो लिक्विड स्टेट में, तो अगर ऐसा केस आता है जिसमें आपके पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं, तो वो आपके पास उस केस में आप स्टैंडर्ड लेंगे, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी और गिब्स एनर्जी। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आता है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, डेल्टा जी आर इज इक्वल्स टू डेल्टा जी आर नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग, ये एल एन मीन्स नेचुरल लॉग के इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है, और हमने अभी देखा कि अगर इक्विलिब्रियम है आपके पास, इक्विलिब्रियम स्टेट में डेल्टा जी विल बी ज़ीरो, तो डेल्टा जी किसी भी रिएक्शन का डेल्टा जी यानी कि चेंज इन गिब्स एनर्जी is 0, and this equation becomes 0 equals to delta gr naught plus rt natural log k। इसे हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं। अब नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होता है 2.303 से, ये चीज़ मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो आपके पास डेल्टा जी आर नॉट इज इक्वल्स टू -2.303 आर टी लॉग के। ये एक्सप्रेशन यूज़ होता है आपका जब आपको फाइंड आउट करना हो कि किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, तो आप वो इस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं। फाइनली आपके पास आता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से इट स्टेट्स दैट द एट एब्सोल्यूट ज़ीरो द एंट्रोपी ऑफ द परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और द सब्सटेंस इज टेकन एज ज़ीरो। रिमेंबर ओनली परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की बात करी है यहाँ पे। एब्सोल्यूट ज़ीरो मतलब ज़ीरो केल्विन टेम्परेचर पर जब आपके पास जो टेम्परेचर है एब्सोल्यूट ज़ीरो रहा, तो परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जो थे आपके वो उनकी एंट्रोपी ज़ीरो होगी। ये लॉ उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होता जो परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस नहीं है। परफेक्ट जो भी क्रिस्टल फॉर्म में है तो उसमें क्या होगा आपके पास, वो बहुत उसमें ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होगा पार्टिकल्स का। अगर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है तो यानी कि रैंडमनेस कम होगी तो यानी कि एंट्रोपी भी कम होगी, तो इट टेंड्स टू ज़ीरो परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के केस में। लेकिन अगर आपके पास सुपर कूल्ड या फिर कोई सॉलिड सब्सटेंस है, उसे हमने कूल किया हुआ है यानी कि उसे एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर तक लाने की कोशिश करी है, बट उनके केस में क्या होगा कि द एंट्रोपी विल नॉट बी ज़ीरो, इट मे बी क्लोज टू ज़ीरो बट इट इज़ नॉट ज़ीरो। तो ये लॉ सिर्फ एप्लीकेबल था परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के लिए, राइट। विद दिस योर chapter thermodynamics is complete, the theoretical part is complete, but numericals are left and I want you to do some numericals. हम न्यूमेरिकल्स बाद में करेंगे, अभी थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर लेते हैं सिलेबस का। और इसमें अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको डेरिवेशंस में कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो फील फ्री टू आस्क। आपका इस टॉपिक के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, राइट। कोई क्वेश्चन हो, कुछ ना समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं।